Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are going to start a new topic in biology, that is heredity and evolution. तो ऑलरेडी हमने बायोलॉजी कवर किया है। प्लेलिस्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, सारे जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन के लिंक में पीडीएफ है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बायोलॉजी कवर नहीं किया था, हमने बायोलॉजी कवर किया था, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो किसी रीजन से मिस हो गए थे। बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर दैट नाउ। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए भी मुझे कवर करवाना था क्योंकि आपका जेनेटिक्स या जेनेटिक डिसीजेस टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, और ये चीज अभी हम कवर करने वाले हैं। बट बिफोर दैट है ना कि हम जेनेटिक डिसीजेस पढ़ें, हमें जेनेटिक्स के बहुत सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके पहले हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं, जेनेटिक्स में क्या क्या चीजें हैं, हेरिडिटी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, और वही सारी चीजें हम आज के लेक्चर में और अपकमिंग कुछ लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, मतलब बेसिकली हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एक्साइटिंग टॉपिक, ठीक है, विच कनेक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स। अब ये जो टॉपिक होने वाले हैं सारे लिविंग थिंग्स को कनेक्ट करके रखता है। पहला है आपका हेरिडिटी, तो हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है आपकी। ठीक है, हेरिडिटी के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि आपका जेनेटिक्स क्या है और एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इस चीज को ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो पहले हम चीजें क्या लिखी हुई हैं उस पे जाने के बजाय हम देखेंगे कि टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है व्हाट इज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या, जब हम हेरिडिटी के बारे में बोलते हैं तो सबसे बेसिक चीज क्या आती है। हेरिडिटी मतलब होता है कि किस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स हैं और ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक जनरेशन से कहां पर जा रही हैं, अदर जनरेशन में जा रही हैं, जो भी आगे आने वाली जनरेशन है उसमें पास हो रही है। तो हेरिडिटी इज हाउ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर उन पेरेंट्स से और उनके बच्चे हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, तो उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने पेरेंट्स से उनके अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड कि हम हमेशा ये सुनते रहते हैं कि पेरेंट्स, है ना, हमारी जो हाइट है हमारे फादर की तरह दिखती है, हमारी आई का कलर जो है हमारी मदर की तरह है। तो यही सारी चीजें होती है हेरिडिटी में, कि क्या चीजें पास हुई हैं नेक्स्ट जनरेशन को। अब ये जो सारी चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रेड्स हैं, वो कैसे डिसाइड होते हैं या कौन कंट्रोल करता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है जीन्स के द्वारा। ठीक है, जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये जो जीन्स है ना, वो हमारी बॉडी में इंस्ट्रक्शन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता है कि अगले आगे क्या काम होगा, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन बैठे हुए हैं, जीन्स बैठे हुए हैं, राइट। तो आपको हेरिडिटी वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड में, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज जेनेटिक्स? सो जेनेटिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ दीज ट्रेट्स आर पास्ड ऑन। लेकिन जेनेटिक्स समझने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वेरिएशंस क्या होते हैं। अब जैसे कोई कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे हैं, तो कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके फादर और मदर के सारे कैरेक्टर्स आप में आ गए हों, ऐसे में तो आप उनकी तरह ही पूरी तरीके से दिखने लगेंगे ना। तो जब ये पास होंगे तो कुछ डिफरेंसेस अकर होंगे, एंड द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। इस चीज को क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है, कि कुछ चीज वेरी करेंगी। ठीक है, तो वेरिएशन क्लियर हो गया। अब जेनेटिक्स आता है इन्हीं दोनों टर्म के बाद, कि जब आप हेरिडिटी, है ना, किस तरीके से सारे ट्रेट्स पास हो रहे हैं, तो जेनेटिक्स में बेसिकली ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ ही, है ना। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक, तो इट इज अ साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ दीज ट्रेट्स आर पास्ड ऑन, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ। सपोज हमारी बॉडी कुछ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, ऑब्वियसली मिलकर ही बनी है सेल्स से, तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब सेल्स के अंदर कुछ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और उन्हीं टाइनी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं टाइनी स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम्स, जो इतने छोटे छोटे क्रोमोसोम्स अंदर होंगे इस तरीके से, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ही डीएनए प्रेजेंट है,
और डीएनए में ही क्या प्रेजेंट है, जो कैरी करता है जीन्स को, ठीक है। सो जीन्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो डिटरमाइन करती है, जैसे हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, इवन ऐसा कुछ बिहेवियर है जो आप अपने पेरेंट्स से कॉपी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है, जीन्स ही डिटरमाइन करता है। तो आपको जीन्स का लोकेशन पता चल गया कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए को कैरी कर रहे हैं, और डीएनए में ही क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। और जीन्स क्या डिटरमाइन करता है, हेयर कलर हो गया, कोई ऐसा बिहेवियर हो गया जो पेरेंट्स से कॉपी किया जा रहा है, और आई कलर हो गया। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके जेनेटिक्स में। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि एवोल्यूशन क्या है ना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो ये समझना जरूरी है। अब एवोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी लिविंग थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलेगी, है ना, कि पहले किस तरीके से दिखती थी, अब उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, कैसे बिहेवियर है, और आगे आने वाले टाइम में कैसे चेंज होगी। तो ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। सो एवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो की हम बात करें तो कोई भी ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ प्राइमेट्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। प्राइमेट्स एग्जिस्ट करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो प्राइमेट्स थे वो एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने लग गए, और ग्रेजुअली वो मॉडर्न ह्यूमंस में इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो एवोल्यूशन ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज आपस में रिलेटेड हैं, एंड कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो पॉपुलेशन में काफी कॉमनली दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आती है, एवोल्यूशन में आता है। अब मैंने आपको जो जो चीजें बताई कि हेरिडिटी बताया, वेरिएशन बताया, जेनेटिक्स बताया, एवोल्यूशन बताया, सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑल दीज टर्म्स, या इन सब के बारे में क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ते हो ना, तो हम कुछ क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, तो पहली चीज कि जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिख रहे हैं, ना, बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिख रहे हैं, ये आंसर कर सकते हैं ये सारी चीजें पढ़ने के बाद। ऑब्वियसली किस तरीके से नई स्पीशीज अकर हो रही हैं ओवर टाइम, है ना, अपीयर हो रही हैं ओवर टाइम, ये स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद से वाई डू सम डिसीजेस रन इन फैमिलीज, की अगर फैमिलीज हैं, कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो पेरेंट्स में, एंसेस्टर्स में थी, और वो अब नई जनरेशन में भी अकर हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जेनेटिक डिसीजेस वाला टॉपिक कवर करेंगे, इसलिए यहीं से हमें पता चलेगा कि वाई डू सम डिसीजेस रन इन फैमिलीज, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस नॉलेज को मेडिकल एडवांसेस में यूज कर सकते थे, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने से, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए सारी चीजें ना, इसका डीएनए स्टडी किया, आप हमेशा आए दिन एनवायरमेंट में या साइंस एंड टेक में कुछ ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस का पास्ट स्टडी किया ताकि हम उसको एवोल्यूशन के बारे में समझ सकें, ठीक। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया, यहां से देख लेते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमें इनहेरिट की है हमने, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू जीन्स विच आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो जीन्स क्या है, आपके सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स में, ऑलरेडी आपको बताया। सो जेनेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइंसेस, ह्यूमन हेल्थ, एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब इसके बाद से हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टर्म होता है जीन्स, ठीक है। तो जीन्स एंड डीएनए टर्म समझने हैं। तो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी मेड ऑफ डीएनए। अभी आपको बताया था जीन्स में क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए से ही आपका क्या बना हुआ है, जीन्स। जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे पेरेंट्स को अगर चेक करना है कि बच्चे किसी इसी पेरेंट के हैं कि नहीं है, तो डीएनए हमेशा लिया जाता है। सो इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे इजिली पता लगाया जा सकता है। ऑब्वियसली तो जीन्स एंड डीएनए हो गया। अगर मैं जीन्स के आपके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो जीन्स किस लिए यूजफुल है, उससे हेयर कलर डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। सो जीन्स डिटरमाइन करता है हेयर कलर, जैसे कि जब एक बच्चा छोटा था तो उसके हेयर कलर मदर की तरह था, फिर अगर ब्राउन हो गया तो वो कलर फादर की तरह दिख रहा है, ये सब चीजें डिटरमाइन की जा सकती है। आई कलर डिटरमाइन करता है, तो जीन्स डिटरमाइन करता है आई कलर, ठीक। इसके बाद से ब्लड टाइप, जैसे ब्लड टाइप डिटरमाइन करना होता है तो जीन्स से हमें ब्लड टाइप भी पता चल सकता है कि ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ये सारी चीजें जीन्स के थ्रू पता चलती हैं, ठीक है। हाइट डिटरमाइन करता है, सो जीन्स डिटरमाइन करता है हाइट। बॉडी टाइप है तो जीन डिटरमाइन कर रहा है बॉडी टाइप।
सेक्स डिटरमाइन करना है कि अगर कोई बेबी आ रहा है, नया बेबी आ रहा है, तो ये जो है, अब इसका सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मेल है फीमेल है, ये भी जीन से ही डिटरमाइन किया जाता है। डिसीज रिस्क कैसे पता चलता है, हमें इन्हीं सारी चीजों से पता चलता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है टर्म क्रोमोसोम्स। सो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स है, मैंने बताया कि न्यूक्लियस होगा सेल का, वहां पे क्रोमोसोम है, और डीएनए क्रोमोसोम में ही ऑर्गेनाइज्ड है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक, ह्यूमन टिपिकली हाफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब टोटल 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 का डबल कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। इसके बाद बात आती है इनहेरिटेंस की। तो एलील्स के थ्रू, एलील्स हम टर्म समझेंगे, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड थ्रू एलील्स। एलील्स क्या है, एक जीन है, उसके ही जो अलग अलग फॉर्म्स बनेंगे ना, उसको हम एलील्स कहते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ग्रेगर मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट स्टैब्लिश फाउंडेशनल इनहेरिटेंस लॉ। ये चीज आपको आगे जाकर समझ में आएगी, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी तो क्लियर होगा ना, अभी तो ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए, यहाँ से आप स्ट्रक्चर देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर, आपके पास ये सबसे बड़ा सेल है, सेल के मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम इस तरीके से दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें डीएनए प्रेजेंट है, और वहां पर ही जीन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट आता है म्यूटेशन टर्म। ठीक है, म्यूटेशंस अगर हम देखेंगे तो चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस बना हुआ है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, देखिए बिफोर क्या था कि इनकमिंग यूवी फोटॉन्स, अब इसके बाद से कुछ चेंजेस दिखाई दिए, तो चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस दैट कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स और प्रोवाइड एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस। इसके वजह से अगर चेंजेस आ रहे हैं डीएनए में, तो इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेस भी हो सकते हैं, या हमें कुछ एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। जेनेटिक वेरिएशंस कब होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन मैंने आपको बताया ना, तो ये अराइज होते हैं म्यूटेशंस के थ्रू, जब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तब, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब, तो इस तरीके के चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, क्योंकि अगर हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस टॉपिक। तो ये मेडिसिन की फील्ड में काम आता है। ठीक है, और इसलिए जब हम साइंस एंड टेक, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो उस पार्ट से आ जाते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेनेटिक डिसीज, जब हम एनसीईआरटी से कवर करते हैं तो वहां से हम देखेंगे, बट यूजफुल क्यों है, एप्लीकेशंस के बेसिस में। तो जेनेटिक टेस्टिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाना है, जीन थेरेपी प्रोवाइड करनी है ना, कि अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज है तो आप इधर उधर का ट्रीटमेंट देने से अच्छा टारगेटेड ट्रीटमेंट दे। टारगेटेड ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है जीन थेरेपी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डिजाइन करना। तो ये है, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में काफी ज्यादा यूजफुल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टू डेवलप पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स और इम्प्रूव ईल्ड। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्लांट लगाया है या कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाया हुआ है जिससे आपको पता है कि इसमें अलग तरीके के पेस्ट आ रहे हैं, तो उसको स्टडी करके इससे हम रिलेटेड जो भी है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स और ऐसी चीजें बना सकते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक्स में यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू सॉल्व क्राइम्स और आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। एवोल्यूशनरी स्टडीज करने में यूज होता है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस एंड बायोटेक, है ना, बायोटेक वाला टॉपिक भी हमें कवर करना ही है, जो बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो फिर हम देखेंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉर वेरियस यूजेस, है ना, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जीन एडिटिंग पढ़ते हैं, ये सारे टर्म्स आते हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी कि ये जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है वो क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, टू मेक यू क्लियर अबाउट ऑल द अपकमिंग थिंग्स। अब इसके बाद देखिए वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन में कुछ वेरिएशन मींस रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन फिजिकल ट्रेट्स। मैंने बताया ना कि जो डिफरेंसेस आएंगे कैरेक्टर्स में बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। तो वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन फिजिकल ट्रेट्स, बिहेवियर और जेनेटिक मेकअप अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज है, जैसे हम ह्यूमंस ही हैं, लेकिन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो सेम स्पीशीज में जो वेरिएशन हो रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, वेरिएशन। द डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ होगा या फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, इनहेरिटेंस है ना, आपने कुछ चीजें अपने फादर से, मदर से इनहेरिट की होगी, उसके वजह से होता है। एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जिनके कारण वेरिएशंस अगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ह्यूमंस में वेरिएशन कैन बी सीन इन ट्रेट्स लाइक आई कलर, हाइट, ब्लड टाइप, बता दिया। फॉर इंस्टेंस सम पीपल हैव ब्राउन आइज, लेकिन कुछ में ब्लू ग्रीनिश टाइप की आइज दिखेगी। अब देखिए अगर टाइप्स ऑफ वेरिएशन में आपकी
विद इन स्पीशीज होते हैं, बिटवीन स्पीशीज होते हैं। स्पीशीज ये हैं, देखिए विद इन स्पीशीज सेम स्पीशीज थी लेकिन तीनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। फिर स्पीशीज बी है, स्पीशीज सी है, इसमें अपने आप में भी वेरिएशन दिख रहे हैं, विद इन स्पीशीज भी आपको वेरिएशंस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और ये जो बिटवीन अलग अलग स्पीशीज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं। तो यही होता है वेरिएशन। वेरिएशन जो है बेसिकली हम दो तरीके के वेरिएशंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज सोमैटिक वेरिएशंस। अब सोमैटिक क्या होता है? सेल्स से रिलेटेड है, बॉडी सेल्स से, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी तो ये जो वेरिएशन होता है सोमैटिक वेरिएशन, इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल। कहां पर होगा? बॉडी सेल में होगा। तो सोमैटिक वेरिएशन का मतलब ही होता है कि सपोज करिए कि अब एक सेल है, बॉडी सेल है, सोमैटिक सेल जिसको बोल सकते हैं, अगर उसके डीएनए सीक्वेंस, अगर उस सेल के डीएनए सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी कौन सा सेल? बॉडी सेल होना तो चाहिए, लेकिन स्पर्म है ना जो कि आपका मेल्स में है, और एग सेल्स जो कि फीमेल्स में है, इनको छोड़कर कोई भी बॉडी सेल है, सोमैटिक सेल है, तो उसमें उसके डीएनए सीक्वेंसेस में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। सोमैटिक वेरिएशन बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं। तो बाय बर्थ ये सारी चीजें नहीं होती हैं, बर्थ के बाद एक्वायर होती हैं, एंड इट ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं। अगर जैसे जैसे ये नॉर्मल पार्ट है एजिंग का, ठीक है, बर्थ से नहीं थी आपके पास, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, एजिंग होती गई, उसका है एकदम से अकर हो जाएंगे किसी भी लाइफ टाइम में, ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस भी अकर हो सकती है, बताया ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो है कॉज क्या है? कैन अराइज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। तो स्ट्रेस हो रहा है, बाकी चीजें हैं, तो उसके कारण भी यहाँ पे सोमैटिक वेरिएशंस आ सकते हैं। दूसरा, ठीक है, आप सोमैटिक वेरिएशंस आप समझ सकते हैं कि इट अकर्स somatic occurs in the somatic cells of an organism. These variations are not passed on to the offsprings. ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेल्स के अंदर है तो वो ऑफस्प्रिंग में नहीं पास होगी, बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स को अफेक्ट नहीं करती है, राइट। कैन अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एरर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। सेल डिविजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल सोमैटिक वेरिएशंस कैसे बता सकते हैं? जैसे आपने बता दिया कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कैंसर का एग्जाम्पल है, तो म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स कैन लीड टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन। कैंसर में यही होता है ना, सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं तो सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर ड्यू टू यूवी डैमेज, राइट। शिमरिज्म है हो गया, तो सम इंडिविजुअल्स में हैव पैचेस ऑफ स्किन्स और अदर टिश्यूज विद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप ड्यू टू सोमैटिक म्यूटेशंस के कारण ही होता है। तो ये हो गया आपका सोमैटिक वेरिएशंस। एंड द अदर टाइप इज गैमेटिक वेरिएशंस। गैमेट्स, तो गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म और एग सेल्स हो गए, ये मेल्स में प्रेजेंट है, ये फीमेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ऐसे वेरिएशंस, ऐसे डिफरेंसेस जो कहां पर हो रहे हैं? स्पर्म और एग सेल्स में आ रहे हैं, ये होंगे हेरिटेबल होंगे, राइट, ये हेरिटेबल होंगे एंड कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली हेरिटेबल है तो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकते हैं, और इस तरीके से ये जो वेरिएशंस होते हैं, गैमेटिक वेरिएशन, जो ऑफस्प्रिंग को इफेक्ट करते हैं। सो अ चेंज इन द डीएनए ऑफ अ गैमेट, गैमेट क्या है? स्पर्म या एग सेल। सो गैमेटिक वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू फ्यूचर ऑफस्प्रिंग में होंगे, एंड इट कैन रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशंस, रिकॉम्बिनेशन म्यूसिस के टाइम पर, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के जर्म सेल्स पे तब होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है गैमेटिक वेरिएशन के? डाउन सिंड्रोम है तो कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण होते हैं। अगर क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है, जिसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं गैमेट्स, तब डाउन सिंड्रोम उसे कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है वो भी गैमेटिक वेरिएशन ही है। A mutation in the HBB gene in gamete leads to this inherited disorder. सिकल सेल एनीमिया जो कि इतना ज्यादा है क्योंकि 2047 तक का हमने डिसाइड किया हुआ है, हमारे लक्ष्य हैं कुछ भारत के कि हाँ इस टाइम तक इसको क्या करना है? खत्म करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए ये सिकल सेल एनीमिया भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? गैमेटिक वेरिएशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो गैमेटिक म्यूटेशंस होती है इनहेरिटेड होती है, अकर इन द टेस्टिस ऑफ मेल्स एंड ओवरीज ऑफ फीमेल्स में अकर हो रही है। तो इस तरीके से हुआ, म्यूटेशन हुआ, एग स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें। इसके बाद सोमैटिक म्यूटेशंस जो है वो बॉडी के सेल्स में होती है, दे आर नॉट इनहेरिटेड, ये वर्ड ध्यान रखना है, बट में इफेक्ट द पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम में कभी ना कभी इफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, क्यों जरूरी है। अगर सेम होंगे एकदम, है ना, कुछ वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, तो फिर इन सब में दिक्कत आएगी। तो इन अगर वेरिएशंस अकर हो रहे, इससे हमें क्या मिलता है कि एडॉप्टेशन,
इनेबल करता है स्पीशीज को कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते जाएं, इसलिए चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सर्वाइवल होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन में, एग्जांपल डिसीज रेजिस्टेंस आता है। इसके बाद देखिए एवोल्यूशन तो ड्राइव करता है नेचुरल सिलेक्शन को एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। डाइवर्सिटी है तो प्रमोट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, रिड्यूस करता है वनरेबिलिटी टू एक्सटेंशन को, एक्सटिंक्शन। एंड इनोवेशन, ये अलाउ करता है ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो नए इकोलॉजिकल नीच को एक्सप्लोर कर सकें। तो इसलिए इंपॉर्टेंस वेरिएशन जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में, और ये जो टर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जीन अब तक आप समझ गए होंगे, सबसे पहला टर्म है जीन। ठीक है, सो जीन क्या है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है ना कैरेक्टर्स का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जीन ही जरूरी है। सो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है, और ये जो जीन है वो डीएनए से बना होता है, डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो इससे बना है। ये क्या कैरी करता है? इट कैरीज इंस्ट्रक्शंस, कैरी करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, है ना, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होंगे कि क्या काम करने हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन बनेगा वो ट्रेट्स को डिटरमाइन करेगा, फंक्शंस को डिटरमाइन करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फंक्शंस होंगे। जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है? अगर आपसे लोकेशन पूछ ली जाए कहाँ पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स में लोकेटेड है, और पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में पक्का पास होते हैं जीन्स। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब एलील वर्ड आता है, तो एलील जो टर्म है जीन का ही वेरिएंट कहलाता है, कि अगर एक जीन है उसके कुछ वेरिएंट्स आ गए तो उन्हें क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये आपके पास जीन है और उसका एक वेरिएंट हो गया एलील। सो एलील इज अ वेरिएंट ऑफ जीन फॉर अ ट्रेट। ठीक है, ये आपका एक जीन है और उसका एक वेरिएंट हो गया एलील 2। तो यही सेम जीन था लेकिन उसके अलग अलग वेरिएंट्स क्या कहलाते हैं? एलील। ईच जीन कैन हैव मल्टीपल एलील्स हो सकते हैं जो डिटरमाइन करते हैं वेरिएशंस को इन अ स्पेसिफिक ट्रेट। एग्जांपल फ्लावर कलर। For example, in pea plants, the gene for flower color has two alleles. एक पर्पल के लिए होगा, ठीक है, एक ही फ्लावर था, वहां पे अगर एक पर्पल कलर शो कर रहा है और एक व्हाइट कलर शो कर रहा है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया पी प्लांट्स में ये चीज एलील क्या होते हैं। इसके बाद एक आता है डोमिनेंट एलील होता है, और दूसरा कौन सा होता है? रिसेसिव एलील होता है। ठीक है, ये अभी जब हम एग्जाम्पल्स और आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तब आपको और क्लियर होगा। टी, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इन पी प्लांट्स चेक करता है, स्मॉल टी का भी यूज करता है, शॉर्टनेस इन पी प्लांट्स यूज करते हैं। तो डोमिनेंट एलील क्या है? एलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इवन इफ वन कॉपी इज प्रेजेंट। एक कॉपी भी प्रेजेंट है तो वो ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैपिटल टी यूज करेंगे फॉर टॉलनेस इन पी प्लांट्स के लिए। और रिसेसिव एलील क्या करता है? रिसेसिव एलील में क्या दिक्कत आ जाती है यहाँ पर कि एक ऐसा एलील होता है जो मास्क्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक डोमिनेंट एलील, है ना। यहाँ पर अगर एक डोमिनेंट एलील बैठा हुआ है तो रिसेसिव वाला छुप जाएगा, इट गेट्स मास्क्ड, मास्क्ड बोल रही हूँ, ठीक है, मास्क्ड। सो ये हो जाता है एंड कैन ओनली इफेक्ट द फेनोटाइप इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। तो फेनोटाइप भी हम समझेंगे, घबराइए मत। सबसे पहले समझना है जेनोटाइप क्या होता है। तो अगर हम जेनोटाइप का एग्जाम्पल देखेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जेनोटाइप जो होता है इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहले मैं एकदम सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। जेनोटाइप जो है ना, ये एक रेसिपी या कोड की तरह होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं, क्या क्या ट्रेट्स आने वाले हैं, उसकी एक रेसिपी बना रहे हो, उसका एक कोड डिजाइन कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेनोटाइप कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इमेजिन कि आपका जो डीएनए है वो एक रेसिपी की बुक है। ठीक है, इट इज अ रेसिपी बुक। तो ये हो गया डीएनए, ये एक रेसिपी बुक है एंड एक रेसिपी आपने बनाई है उसमें। तो एक रेसिपी क्या डिटरमाइन करती है? एक रेसिपी डिटरमाइन करती है कि आपका हेयर टाइप कैसा होगा। ठीक है, ये रेसिपी आपके हेयर टाइप को डिटरमाइन करेगी। तो अगर जैसे इफ योर जेनोटाइप फॉर योर हेयर टाइप इज सीसी, अगर उसका जेनोटाइप हम ऐसा कोड लिखना है ना हमें, है ना, कोड से आप बता सकते हैं कि आपने कोडिंग की तो सीसी लिखा है, तो इससे हम बता सकते हैं कि इसका मतलब है कि कर्ली हेयर हो सकते हैं। इस कोड से मतलब है कि कर्ली हेयर हो सकते हैं। फिर अगर हमने लिख दिया है एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, तो इस कोड का मतलब होगा, इस कोड का मतलब होगा कि आपके पास वेवी हेयर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़े से वेवी हेयर हो सकते हैं। अगर हमने दोनों स्मॉल सी लिख दिए हैं तो ये भी एक कोड है, ये भी एक रेसिपी है जो बता रही है कि हेयर टाइप कैसा होगा। तो सी, स्मॉल सी लिखा है
तो उसका मतलब है कि यू माइट हैव स्ट्रेट हेयर। तो ऐसे रेसिपी बुक में हम बता सकते हैं कोड्स के फॉर्म में कि किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ट्रेट्स आएंगे। तो जेनोटाइप इज लाइक द रेसिपी और कोड दैट डिटरमाइंस ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। समझ आया आपको ये? ठीक है। और ये जो कोड है वो कहाँ से आता है? तो ये आता है पेरेंट्स से, बच्चों में जाता है। ठीक है, कुछ आपने रेसिपी इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट्स से, जो ऑफस्प्रिंग में आ गई, आप में आ गई अपने पेरेंट्स से। एग्जाम्पल इसमें ये दिया, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक एग्जाम्पल समझा दिया है जेनोटाइप का। इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज फेनोटाइप। सो फेनोटाइप क्या है ये भी समझ लेते हैं हम। तो फेनोटाइप क्या है? जेनोटाइप को किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन यूज करना है जिससे आप जेनोटाइप को एक्सप्लेन कर पाए, कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखानी है, उसे हम बोलते हैं फेनोटाइप। तो फेनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल traits or characteristics of an organism determined by its genotype and environment से determine करते हैं, उसको हम phenotype कहते हैं। So देखो, your hair color is a phenotype. If your genotype has a gene for black hair था, फेनोटाइप में व्हाट अदर्स सी, जो दूसरे देख सकते हैं, वो ब्लैक हेयर होगा। ठीक है, सिमिलरली योर हाइट हो गया, आई कलर हो गया, स्किन टोन हो गया, ये सारे एग्जांपल्स है फेनोटाइप के। तो जेनोटाइप वर्सेस फेनोटाइप देखेंगे तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड एलील्स इट इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। लेकिन फेनोटाइप क्या होता है? जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, जो आपको बाहर से दिखाई देंगे। तो आपको अरेंजमेंट दिखा रहा था कि जेनेटिक कंपोजिशन क्या था, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कंपोजिशन जेनोटाइप से पता चलता है। लेकिन फेनोटाइप से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं, ऐसे ट्रेट्स जो बाहर से देखकर दूसरा इंसान उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which result from the interaction between its genotype and the environment, इससे पता चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पनेट स्क्वायर पर। अब पनेट स्क्वायर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से हम डिसाइड करेंगे। पनेट स्क्वायर से आपको पता चल रहा है कुछ ना कुछ डायग्राम बनेगा। तो इट इज अ सिंपल डायग्राम यूज्ड इन जेनेटिक्स, जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाना जहां पर हम मेटिंग के बाद कुछ पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स कैसे कैसे दिख सकते हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, इससे कि जब बिटवीन टू पेरेंट के बीच में मीटिंग हुई है, तो वो जो बच्चे आएंगे, ऑफस्प्रिंग आएंगे, उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। इट शोज हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड बेस्ड ऑन द पेरेंट्स के जेनोटाइप्स को लेकर। ऑब्जर्वेबल जो आपके पेरेंट्स के जेनेटिक कंपोजिशन है, उसको उठाकर बच्चे किस तरीके से दिख रहे हैं, उनमें कैसे ट्रेट्स आने वाले हैं, ये हम पनेट स्क्वायर डायग्राम से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, पनेट स्क्वायर का डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, बेसिकली ये फीमेल को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपके पास बी, एक सेकेंड ना, लेट मी टेक अ डिफरेंट स्लाइड, और यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सो पनेट स्क्वायर का डायग्राम है। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड पे कुछ बनाना है और राइट यहाँ रोज पे कुछ बनाना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं कैपिटल बी। ये जो कैपिटल बी है वो क्या है? ब्राउन आईज को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल बी ब्राउन आईज को रिप्रेजेंट करता है और ये डोमिनेंट पार्ट है। ठीक है, कैपिटल बी इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल बी हम क्या दिखा रहे हैं? स्मॉल बी मींस ब्लू आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिसेसिव है। ठीक है, स्मॉल बी रिसेसिव है और ये वाला डोमिनेंट पार्ट है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने कैपिटल बी और यहाँ पे लिख दिया ब्लू आईज के लिए स्मॉल बी। इस साइड पर हम क्या लिख रहे हैं? स्मॉल बी लिख दिया, और यहाँ पे भी हम क्या लिख दे रहे हैं? स्मॉल बी लिख दे रहे हैं। अब सबसे पहले अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे। इन दोनों को क्रॉस किया तो फर्स्ट कॉलम में कैपिटल बी स्मॉल बी आया। इसका मतलब है ब्राउन आईज, हमें डोमिनेंट वाला पार्ट लिखना है, ब्राउन आईज हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? बी भी बनेगा, विच शोज की ब्लू आईज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ब्लू आईज को शो कर रहा है। इसके बाद देखिए इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या बना? फिर से कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या दिख रहा है? ब्राउन आईज दिख रही हैं। ठीक है, ब्राउन आईज बन रहा है, और इसके बाद से हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो स्मॉल बी बन रहा है, विच इज ब्लू आईज। सो यहाँ पे आपके पास 50% चांसेस होंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है, जब पेरेंट्स में इस तरीके के ट्रेड्स थे, कैरेक्टर्स थे, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें 50% चांसेस है कि क्या दिखे? ब्राउन आईज आए, और 50% चांसेस रहेंगे कि ब्लू आईज अपीयर हो। 50% इसके चांसेस है, 50% इसके चांसेस हैं, और यही दिखाता है। ये सारी चीजें हम विजुअल पनेट स्क्वायर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी शो करना है, प्रोबेबिलिटी डायग्राम होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया पनेट स्क्वायर। इसके बाद क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो डीएनए प्रोटीन से बना होगा, दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इट्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स एंड कंटेन्स जीन्स
दैट डिटरमाइन ट्रेट्स। तो याद रखना है कि ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स, बट वन सेट इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना। एक सेट कहाँ से आ रहा है, एक पेरेंट से आ रहा है, ईच पेरेंट से आता है। इसके बाद आता है हाइब्रिड टर्म। और हाइब्रिड टर्म क्या है? तो हाइब्रिड इज एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग पेरेंट्स विद डिफरेंट ट्रेट्स, है ना। ये दो पेरेंट्स थे, अब इनमें अलग अलग ट्रेट्स थे। अब जब इनको क्रॉस करवाया तो इनसे क्या बना, एक ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है। ऑफन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज और वेराइटी से भी हो सकता है ये क्रॉसिंग। हाइब्रिड्स यूजुअली कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोनों पेरेंट्स, है ना। बोथ पेरेंट के जो दोनों का कॉम्बिनेशन किया है उनसे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, म्यूल देखा होगा तो म्यूल इज हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। हॉर्स एंड डोंकी का हाइब्रिड क्या है, म्यूल है। सिमिलरली a hybrid plant like a seedless watermelon is created by crossing two different plant varieties। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अभी हमने आज कुछ टर्म्स पढ़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स पढ़े हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स पढ़ेंगे और उसके आगे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो आपके लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। तो इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रहा है तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, वी आर गोइंग टू आंसर दैट। बट कोई डाउट्स मत रखिए, ठीक है। सारा आपको जो भी नोट्स हैं इसके, वो लास्ट पार्ट जब आएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। तब तक आप लेक्चर से पढ़ सकते हैं और सारी चीजें एकदम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।